क्या आपने रिसेंटली पढ़ा कि हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े से कम हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन करता है? क्या हमारे देश का इस पे बुरा असर पड़ेगा? अगर आप जानना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट के बारे में, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आरबीआई हमारे देश की फॉरेन करेंसी, हमारे देश मतलब हमारी सरकार की, हमारी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है। वो उसका ध्यान रखता है। ये फंक्शन आरबीआई को ये पावर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का काम है, ये थोड़े सालों में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसकी दो मेन वजह है। पहली वजह यह है कि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 1960s में हमारे पास सिर्फ इतनी फॉरेन करेंसी होती थी कि हम 8 हफ्तों का अपने देश का इंपोर्ट का बिल दे सके। उसके बाद 1990s में 91 में आपको पता ही है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया था। हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे कि हमारे पास सिर्फ 4.5 हफ्तों के इंपोर्ट बिल देने का पैसा बचा था। उसके बाद आया 2004, जब पहली बार हमारे देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस किया था। आज की डेट में हमारे पास 9 सितंबर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 550 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये कम हुए क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इसी टाइम पर हमारे पास 647 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे। ये फॉल क्यों हुए? उसकी रीजन है, जो सेकंड रीजन है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि मेंटेन करके रखना हमारे देश की इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटिलिटी और जो फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी है उसके अगेंस्ट हमारे देश को प्रोटेक्ट करके रखना। देखिए, इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट्स इस समय बहुत बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एक बफर का काम करते हैं। अगर अब्रॉड से पैसा नहीं भी आ रहा, फिर भी हमारी अगर अभी पेमेंट्स करनी है, सब कुछ करना है इंपोर्ट्स के लिए, या बाहर पैसा लेकर जाना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं हमारे बिजनेसमैन को, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में पड़ा हुआ है जिसका आरबीआई इस्तेमाल कर सकता है मैनेज करने के लिए कि हमारा जो रुपी है वो कहीं बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाए। हमारे जो गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास जी, उनके वर्ड्स में बोला जाए कि हमारा जो रुपी है हमारे देश के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, इनफैक्ट वो उन्हीं की स्टेटमेंट है कि उसको यूज भी किया जा रहा है टू मेंटेन दैट कि हमारा रुपी बहुत वॉलेटाइल ना रहे, बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे ना जाए, जिससे बिजनेसमैन की सबकी कैलकुलेशंस खराब हो सकती हैं। जिस तरह से हम कोई भी अपनी एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आरबीआई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स के अंडर फॉलो करता है। पहला पिलर है सेफ्टी, सेकंड पिलर है लिक्विडिटी, मतलब जब पैसा चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा है रिटर्न। याद रखिएगा, जिस तरह से कैश अगर हमारे पास पड़ा है और हमें कोई रिटर्न नहीं दे रहा, कुछ इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो पड़े-पड़े उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। ये चीज़ का आरबीआई को भी ध्यान रखना होता है। इसलिए अगर हमारे रिज़र्व बढ़ रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट इतना रिटर्न तो आए कि उसकी पैसे की वैल्यू पड़े-पड़े कम ना हो जाए। तो इसके लिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का पैसा है, ये एक्चुअली में रखा कहाँ जाता है? पहली चीज़ है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये एक इंटरनेशनल बैंक है जिसमें बहुत से देश के सेंट्रल बैंक्स उसके मेंबर्स हैं, या फिर किसी और कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास आरबीआई अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को रखता है। सेकंड जगह जहां पर आरबीआई रख सकता है, अलाउड है, वो है फॉरेन कमर्शियल बैंक।
किसी भी बहुत बड़े बैंक के पास भी आरबीआई अपने देश के फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रख सकता है। उसके बाद आता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द सॉवरन गारंटी लायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, जिसमें 10 साल से ज़्यादा का बॉन्ड्स जो है वो नहीं खरीदते, मतलब किसी और देश के सॉवरन गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किए हैं तो उसको आरबीआई उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की। उसके बाद आता है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक अप्रूव करता है। और लास्ट में सर्टेन केसेस में आरबीआई, जी हाँ, आरबीआई भी अलाउड है उसको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए, मतलब जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह हो गया, उसमें भी आरबीआई एक सर्टेन पार्ट हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व का उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये 5 जगह होगी जहां पर हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पड़े रहते हैं। आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के रिस्क का ध्यान रखता है। पहला आता है क्रेडिट रिस्क। हम जो अपना पैसा है, फॉरेन करेंसी है, जिस कंट्री में रख रहे हैं, जिस बैंक के पास रख रहे हैं, वो बैंक, वो कंट्री, वो सब कितना सेफ है, उसका एक्सपोजर कहीं एक कंट्री का या एक बैंक का या एक इंस्टीट्यूशन का कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है हमारी क्रेडिट रिस्क की वैल्यूएशन और इसके प्रिकॉशंस के लिए। सेकंड तरह का रिस्क होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर क्योंकि आरबीआई जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उससे इन्वेस्टमेंट करती है बॉन्ड्स में, फॉरेन करेंसी के, इन सब चीज़ों में, तो उसकी जो मूवमेंट है, करेंसी की जो मूवमेंट है, उसकी वजह से भी मार्केट रिस्क आ सकता है। पहला तरह का मार्केट रिस्क होता है करेंसी रिस्क। देखिए, मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे हैं यूरो में या फिर पाउंड में या यूएस डॉलर में, और ये करेंसी अचानक बहुत जल्दी फॉल हो गई। उसके लिए गवर्नमेंट, आरबीआई, एक अकाउंट मेंटेन करके रखती है जिसे कहा जाता है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर जो मूवमेंट अप जाती है या नीचे जाती है उसको बैलेंस आउट किया जाता है इस अकाउंट में एंट्री के थ्रू। सेकंड आता है विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैंने इन्वेस्टमेंट की है बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स 10 साल से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ये एक मैंडेट है आरबीआई के पास, लेकिन मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और इंटरेस्ट रेट अचानक इकोनॉमी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश ने जिस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी एटलीस्ट मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। उसके लिए आरबीआई एक अकाउंट मेंटेन करके रखता है जिसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके अंदर जो बढ़ता है पैसा या कम होता है उसको रखा जाता है बैलेंस आउट करने के लिए, और देखा जाता है कि हेल्ड टू मैच्योरिटी अगर हमने किया है तो हमें कोई नुकसान ना हो। तीसरा आता है लिक्विडिटी रिस्क। हमने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, जब पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको बेचकर आराम से पैसा निकाल सके। इस चीज़ का आरबीआई को भी ध्यान रखना होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। तीसरा रिस्क जो आता है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क के अलावा तीसरा रिस्क होता है विच इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल एंड कंट्रोल रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसकी पावर, इसको मेंटेन करने की, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कि ऑपरेशंस जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए आरबीआई बेस्ट पॉसिबल टेक्निक और बेस्ट पॉसिबल सिस्टम्स यूज करता है। हमारी जितनी भी हमारा देश भी, आरबीआई भी जितनी इंस्ट्रक्शंस देता है बाकी बैंक्स को या जहाँ पे भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं उसके लिए, तो वो स्विफ्ट के थ्रू देता है। और स्विफ्ट के अंदर कौन इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उसका रिकन्सिलिएशन टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में रिटन डाउन है हमारे आरबीआई के सर्कुलर्स में। आरबीआई पूरी कोशिश करता है कि वो हमारी पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे। इसीलिए आपको मंथली बेसिस पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने पहुंच गए हैं उसका डेटा निकल सकता है और हम लोग देख सकते हैं कि रिजर्व हमारा देश का कितना है। जैसे ये डेटा मैंने अभी निकाला, 9 सितंबर का डेटा है जो 16 सितंबर को पब्लिश हुआ था। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा फॉल हुआ है कंपेयर टू मार्च दिस ईयर। हमारा फिलहाल इसमें 550 बिलियन यूएस डॉलर्स का आपको ओवरऑल रिजर्व नजर आ रहे होंगे। आई होप आपको आज का मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी सीरीज़ है, उसको टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा। I look forward to your comments and your feedback. And please do subscribe to my channel if not done yet, ताकि आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।